नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रसाद लॉ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस केस को जो कि मीडिया में काफ़ी फेमस है अभी। मीडिया में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस जजमेंट में कहा गया है कि इफ़ अ वाइफ लीव्स अ हस्बैंड ड्यू टू फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी, तो इस केस में शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। यानी कि अगर कोई पत्नी अपने पति को आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ती है या बुरे आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ती है, तो इस केस में उसे 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्या इस जजमेंट में ऐसा कहा गया है? अगर कहा गया है तो क्यों कहा गया है? किस लॉजिक पे कहा गया है? चलिए जल्दी डीप डाइव करते हैं इस जजमेंट में बिना किसी देरी के। दोस्तों इस केस में पत्नी ने अपने पति को उसके बुरे आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ दिया। बट गौर करने वाली बात यह है कि इस केस में कोई फॉर्मल डिवोर्स नहीं हुआ था, बल्कि एक पंचायती समझौता हुआ था। खैर जैसा भी हुआ, सेपरेशन हुआ दोनों के बीच में और पत्नी ने रीमैरिज कर लिया। अब रीमैरिज के बाद पत्नी ने अपने फर्स्ट हस्बैंड पे सीआरपीसी 125 का केस डाला, ये कह के कि ये जो डिवोर्स था ये वैलिड डिवोर्स था ही नहीं, क्योंकि ये पंचायत के समक्ष हुआ था। पत्नी ने फैक्ट्स में अपने रीमैरिज के स्टेटस को भी छुपा दिया अपने मेंटेनेंस केस में। अब ऐसे सिचुएशन में पत्नी का कहना था कि जब ये डिवोर्स वैलिड ही नहीं है, तो वो एक लीगली वेडेड वाइफ है और बीइंग अ लीगली वेडेड वाइफ उसे 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस मिलना चाहिए। हालांकि क्रॉस एग्जामिनेशन में पत्नी ने ये जरूर एडमिट कर लिया था कि उसने घर छोड़ा था अपने पति के बुरे आर्थिक स्थिति के कारण अपने मर्जी से। चलिए आगे देखते हैं। इस केस में कोर्ट के सामने 3 इश्यूज आए। इस पहला इशू तो था कि क्या ये डिवोर्स वैलिड था वाइफ और हस्बैंड के बीच में, यानी पहले हस्बैंड के बीच में, जो कि पंचायती समझौते के तहत हुआ था। दूसरा इशू, क्या पत्नी अपने मर्जी से घर छोड़ के गई थी? ये इशू क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर कोई पत्नी अपने मर्जी से घर छोड़ के जाती है या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अपने पति के साथ नहीं रहती है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता है। और अल्टीमेटली तीसरा इशू, क्या इस मामले में पहला पति सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस देने को बाध्य था या नहीं था? चलिए चलते तीनों इश्यूज के तरफ जल्दी से। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं दी कि ये पंचायती समझौता एक डिवोर्स के रूप में वैलिड है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों 125 का क्लॉज 4 सीधा कहता है कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो पत्नी को 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और ये पंचायती समझौता एक आपसी समझौता था जिसके तहत वो अलग रह रहे थे, इसलिए वाइफ को ऐसे भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और अगर हाइपोथेटिकली आप अगर डिस्कस करना चाहें कि क्या अगर इस केस में डिवोर्स हुआ होता या नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर इस केस में एक वैलिड डिवोर्स हुआ होता तो वाइफ को ऐसे ही मेंटेनेंस नहीं मिलता, क्योंकि वाइफ को मेंटेनेंस तभी मिलता है जब वो डिवोर्स के बाद रीमैरिज ना करे, और इस केस में उसने रीमैरिज कर लिया था। और दूसरी बात, अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता, क्योंकि वो एक तो आपसी समझौते से अलग रह रहे थे, और दूसरी बात, इन एनी केस अगर डिवोर्स नहीं हुआ है एंड शी इज लिविंग विद अनदर मैन, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है कि शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। इसलिए इस केस में तो दोस्तों किसी भी हाल में मेंटेनेंस नहीं बनना था। खैर आगे चलते हैं, बाकी के इश्यूज पे कोर्ट ने क्या कहा है ये देखते हैं। और हाँ, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर जानना है कि एक पंचायती डिवोर्स वैलिड होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पंचायती डिवोर्स डिवोर्स के रूप में वैलिड नहीं होता है। और इसके बहुत से केस लॉज है, एक मैंने आपको दे दिया है, निशान सिंह बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आप इसका जजमेंट पढ़ सकते हैं, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि एक पंचायती सेटलमेंट कभी भी डिवोर्स का जगह नहीं ले सकता है। दूसरा इशू था दोस्तों कि क्या वाइफ ने अपना हस्बैंड अपनी मर्जी से छोड़ा था, और यही इशू था जिसने डिसाइड किया कि मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइफ ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट किया था कि उसने खुद अपने मर्जी से मैट्रिमोनियल होम छोड़ा और अपने घर वापस चली गई।
उसने ये भी कहा कि उसका घर छोड़ने का कारण ये था कि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और उसके हस्बैंड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इस केस में वाइफ ने अपना मैट्रिमोनियल होम अपने मर्जी से छोड़ा है और इस वजह से उसे 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या होता है इस केस में? कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया? कोर्ट ने ये डिसाइड किया वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, पर कोर्ट ने ये क्यों डिसाइड किया? कोर्ट ने ये इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वाइफ ने अपने मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़ा था और ये सेक्शन 125 क्लॉज़ 4 के तहत उसे मेंटेनेंस के लिए डिसएंटाइटल करता है। तो दोस्तों इस केस में डिवोर्स का मेन ग्राउंड था सेक्शन 125 क्लॉज़ 4। ये कारण ज़रूर था वाइफ का अपने हस्बैंड का घर छोड़ने का कि वो अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल सिचुएशन से सैटिस्फाइड नहीं थी। पर ये जजमेंट ऐसा कहता है कि नहीं, कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को उसके फाइनेंशियल कंडीशन के कारण छोड़े तो उसे किसी भी हाल में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये डिसाइड करने के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ। आपको मैंने सारे इश्यूज़ एक्सप्लेन कर दिए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से कि इस केस में डिवोर्स किस सेक्शन के तहत दिया गया था। तो दोस्तों आई होप ये कवरेज ऑफ अ रिसेंटली पॉपुलर केस जो कि न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, आप अगर ऑनलाइन देखें तो आपको इसको रिपोर्ट करते हुए न्यूज़ आर्टिकल्स दिख जाएँगे काफ़ी सारे लीगल ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पे। तो दोस्तों आई होप ये केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और आपको इस जजमेंट के थ्रू सेक्शन 125 क्लॉज़ 4 के सारे डिटेल्स जानने को मिले हो कि एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से अगर अपने खुद के मर्ज़ी से अलग रह रही है, तो उसे 125 सेक्शन के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।